What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्विक रिवीजन फॉर आवर बोर्ड्स, क्योंकि 4 दिन का समय है और 4 दिन के समय के अंदर अंदर ही हमें सब कुछ करना है। इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने के बाद आप लोग को इतना तो रियलाइज हो ही गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कई बार पेपर देने के बाद ऐसा लगता है यार काश मैंने ये चीज पहले कर ली होती, राइट? तो अभी अकाउंट्स में जितना भी समय है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। हर मिनट जो आप एफर्ट पुट इन करोगे उसका आपको फायदा मिलेगा। हर एक घंटा जो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई में लगाओगे उसका आपको बेनिफिट आपके एग्जाम डे वाले दिन दिखाई देगा और वो चीज आपके रिजल्ट में बहुत अच्छे से निखर के आएगी। तो यू जस्ट हैव टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स, अपने तरफ से बेस्ट पुट इन करना है और हम बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्विक रिविजन फॉर कैश फ्लो एंड रेशियोज और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग रिवीजन के साथ। उसके साथ साथ मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे ओवर इंस्टाग्राम की, सर जीएनजी वाली सीरीज की जो वीडियोस देखनी है उसके लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे तो हम वही देख लिया करेंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी कनेक्ट कर रहा हूं कि जो आपको वीडियोस देखनी है इसके साथ साथ, ठीक है, वो आपको आज कवर करके सोनी है। तभी कल सुबह जब 10 बजे हम लोग अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। कैश फ्लो रेशो में बच्चों कोई कमी नहीं छोड़नी, एक एक सवाल बहुत अच्छे से करना है। और जितनी वीडियोस मैं नीचे लिंक दे रहा हूं आपको, 2-3 वीडियोस होंगी, उनको बहुत शानदार तरीके से देखना है और पेन चलाना है। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप खुद पेन चलाओगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे चीजों को, उतना अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम सर क्या करना है? सबसे पहला काम करना है बच्चों आपको रेशोज का एक बड़ा सा चार्ट बनाना है, एक जगह लिख लेना है और सब जगह स्टिक कर लेना है, चिपका लेना है अपने घर में। जीएनजी सीरीज में भी आई गेस आप लोगों ने चार्ट पेपर पे रेशो के फॉर्मूलाज लिख के सारे लगाए होंगे, वापस से फिर से लगा दो। अगले 4-5 दिन जितने भी हैं, आज का और अगले 4 दिन, जितनी बार हो सके उसको देखना है, जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करना है। आप एक भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो यार, सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। सर रेशोज होते क्या है? तो रेशोज क्या है? रेशोज बच्चों एक ऐसी मेजर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस देखने में। रेशोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ कमर्शियल एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस, ठीक है। रेशियोज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मैं थ्योरी भी कवर कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी भी आपसे पूछी जाएगी, राइट। बहुत ज्यादा नंबर में नहीं आएगी, थोड़े बहुत नंबर में आएगी, लेकिन मैं थ्योरी भी साथ साथ कवर कर रहा हूं सारी। रेशियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा? कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रख लेने। हमें वीक स्पॉट्स निकालने में हेल्प करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस यानी एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। टाइम सीरीज एनालिसिस में हेल्प करता है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी देखने में हेल्प करता है। लिक्विडिटी क्या है? शॉर्ट टर्म पोजीशन। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म पोजीशन। एक्टिविटी की हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। प्रॉफिटेबिलिटी हम प्रॉफिट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम एस्टिमेशंस बना सकते हैं और फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं। सर रेशो के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? देखो एडवांटेजेस क्या होंगे, आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा, आपको अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा, आप कंपेयर कर सकते हो, आप वीक स्पॉट्स ढूंढ सकते हो, आप फोरकास्टिंग कर सकते हो यानी फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते हो। तो बहुत सारे दिए हुए हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। सर कितने प्रकार के रेशोज होते हैं? बेटा 4 टाइप्स ऑफ रेशोज आर देयर, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सर? लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज, एक्टिविटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ठीक है। अब सर रेशो का जो आंसर है वो कौन कौन सी यूनिट्स में आ सकता है? बेटा रेशो का आंसर प्योर रेशो में भी आ सकता है, जैसे 2:1, इसको हम बोलते हैं प्योर रेशो। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिख दूं मैं तो 2/1, ठीक हो गया। उसके साथ टाइम्स में भी आ सकता है, अगर मैं इसको टाइम्स में लिखूं तो कितना हो गया ये 2 टाइम्स। उसी के साथ साथ परसेंटेज में भी आ सकता है। तो रेशोज 4 तरीके से लिखी जाती हैं, प्योर रेशो, फ्रैक्शन, टाइम्स और परसेंटेज। फ्रैक्शन में कोई लिखता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, जनरली 3 चलती हैं, प्योर रेशो, टाइम्स, परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बच्चों नॉर्मली परसेंटेज में होती है, प्रॉफिट तो परसेंटेज में ही होगा ना, कितना पैसा बनाया। जो एक्टिविटी रेशोज होती हैं वो नॉर्मली टाइम्स में होती हैं, ठीक है।
लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशोज जो हैं वो हमारे पास मेनली प्योर रेशोज में होती हैं, 2:1, 1:1, ये ऐसे होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो कौन सी होती है बेटा? लिक्विडिटी रेशोज बेसिकली किसी भी बिजनेस के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मेनली देखती है, शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करती है। तो लिक्विडिटी रेशोज में हमारे पास दो रेशोज हैं, एक है करंट रेशो और एक है हमारे पास क्विक रेशो। बहुत अच्छे से आपको इसका फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रेशोज इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज लर्निंग और बाकी उसका एप्लीकेशन। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है सर? करंट रेशो का फॉर्मूला होगा आपके पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो याद रखेंगे CA डिवाइडेड बाय CL इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो। आइडियल रेशो होता है इसका 2:1। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा क्विक रेशो। क्विक रेशो को ही हम लोग लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। तो लिक्विड रेशो का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं? करंट एसेट्स। क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं? करंट एसेट्स माइनस IPA। IPA याद है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। ये दो ही हमारे पास रेशोज हैं लिक्विडिटी रेशोज में, आपको याद रखनी है। देन वी हैव सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी में बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है? सॉल्वेंसी में सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी रेशोज हैं नाम में ही उनके फॉर्मूलाज छुपे हुए हैं। तो दो तुम्हें मेनली याद करने हैं, करंट और क्विक। करंट हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक हो गया क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब चलते हैं सॉल्वेंसी पे। सॉल्वेंसी रेशोज बच्चों थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पोजीशन दिखाती है, जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दिखा रहा था, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दिखाएगा। इसमें जो सबसे पहला रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहला रेशो कौन सा होता है हमारे पास? डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। जब भी बच्चों में डेट की बात करूंगा तो डेट में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स लेंगे, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका प्लीज ध्यान रखना, डेट की मैं जब भी बात करूंगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हैं। दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में क्या होता है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। फिर से डेट का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट। ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है बेटा EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। सर EBIT क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी बच्चों टाइम्स में निकलती है। सपोज आपकी अर्निंग्स जो है वो 8 लाख है और इंटरेस्ट आपका 1 लाख है, तो ये कितना आ गया? 8 टाइम्स। तो ध्यान रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमेशा टाइम्स में निकालनी है। उसके बाद वी हैव प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स या फिर शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। इसका भी ध्यान रखना है। लास्ट होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में क्या होगा बच्चों? डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ मैं आपको एक बार ये भी बता दूं, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट तो आपको पता ही है, ठीक है ना? अभी तक डेट कितनी बार यूज हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों दो तरीके से निकलता है, या तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, या फिर एसेट साइड अप्रोच। तो सर कौन सा लाइबिलिटी साइड अप्रोच होता है, कौन सा एसेट साइड अप्रोच होता है? तो लाइबिलिटी साइड में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो इसके अंदर हमारे पास होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, बस। ठीक है, और अगर आपको इधर निकालना है एसेट साइड से तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, टोटल एसेट्स को सर क्या हम नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एसेट होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, और नॉन करंट एसेट प्लस CA माइनस CL किसको बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों प्लीज ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड कई जगह यूज होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियोज में ये फॉर्मूलाज है। लाइबिलिटी साइड से शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड से टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। डन सर? ठीक है, चलो अगला क्या आता है जी? ये हमारे पास डन हो गया। इसके बाद वी हैव एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज होती हैं परफॉर्मेंस दिखाती हैं कि सेल्स के मुकाबले कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। सबसे पहला होता है बेटा इतर। इतर का मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर कैसे निकलता है? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, आरएफओ में से, सेल्स में से जीपी हटा देना है बस। तो कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे, तो सेल्स में से जीपी हटाओ, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। टर्टर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अब सोचो तुम लोग, रिसीवेबल कब आएंगे? पैसा जिनसे लेना है उनको रिसीवेबल बोलते हैं, जब उधार में सेल करियो। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन आते हैं, डेटर्स एंड बीआर। बहुत बढ़िया सर। तीसरा कौन सा होता है, टप्टर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल कब आएंगे, जब आप उधार में खरीदोगे। तो नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग पेबल्स अपॉन 2। चलो सर, इतर हो गया, टर्टर हो गया, टप्टर हो गया। इसके बाद वी हैव वक्टर। सर व्हाट इज वक्टर? वक्टर होता है बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, अभी बताया मैंने आपको, सीए माइनस सीएल। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। सर नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है बच्चों आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के बाद चाहिए हमें ये। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय, दोबारा लिख देता हूं फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किसको बोलते हैं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये चलता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन कौन सी हो गई हमारे पास, इतर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्टर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टप्टर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वक्टर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद हमारे पास होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और उसके बाद होता है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये हमारे पास 6 तरीके की रेशियोज हैं बच्चों जो टर्नओवर रेशियोज में चलती हैं। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी सारी की सारी। इसके बाद हमारे पास कौन सी रेशियोज होती हैं रिवीजन के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन सी होती हैं? इसके अंदर बच्चों हम लोग मेनली प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट्स में सबसे पहला होता है जीपी रेशो। सर जीपी कहाँ से मिलता है? जीपी मिलता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जीपी के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट भी एक बार रिवाइज करा दो, आ जाओ फटाफट से। पहले एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे ही चलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा सर, कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट? तो देखो इस तरीके से क्या क्या होगा, सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया। 2 नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का मतलब होता है बच्चों परचेज माइनस परचेज रिटर्न। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास फैक्ट्री से रिलेटेड कोई वेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद कोई कैरेज फ्रेट है, कैरेज फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस होते हैं। कोई एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन है, एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, या कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री हो गया, इनवर्ड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर परचेज से रिलेटेड कोई खर्चा है, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। मेनली वेजेस, कैरेज, फ्रेट, यही सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिए होते हैं, ठीक है। इधर क्या क्या आता है, नेट सेल्स, नेट सेल्स इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक।
जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये तीनों माइनस करोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो जीपी कैसे निकलता है, ये प्लस करके माइनस कर दो, जीपी आ जाएगा, राइट। और जीपी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और भी है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो भी जीपी आ जाएगा। सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो तो भी आपके पास जीपी आ जाएगा। ठीक है सर, परफेक्ट हो गया। चलो, जीपी रेशो क्या होता है सर? जीपी रेशो होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग रेशो होता है। ऑपरेटिंग रेशो ध्यान रखना बच्चों, ऑपरेटिंग रेशो खर्चे का रेशो होता है। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। खर्चे का रेशो, कितना खर्चा आया मेरे ऑपरेशंस पे। तो कौन कौन से खर्चे हो गए? देखो, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस, फैक्ट्री में जो खर्चा आया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके और नॉर्मली खर्चे आ गए बिजनेस को चलाने में, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है, इस तरीके के सारे खर्चे, तो वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। दोनों को जोड़ दो तो इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो ये आपकी ऑपरेटिंग रेशो निकल जाती है बच्चों। अब एज्यूम कर लो कि ऑपरेटिंग रेशो 60% आ रही है, तो मुझे बताओ अगर सेल का 60% खर्च हो गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा? सर 40% बच गया, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना भी आया है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो भी परसेंटेज निकाला वो ऑपरेटिंग रेशो है। तो 100 में से माइनस करो, बचा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। सर अगर ऑपरेटिंग रेशो 120% आ गया, इसका मतलब ये है बच्चों कि तुम लॉसेस में जा रहे हो, तो आपको 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना आके ऑपरेटिंग लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100% होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप जल्दी से बता दो एक बार। अगर आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो पहले ये ले लो, क्योंकि नहीं तो ये हट जाएगा बच्चों। ठीक है सर, डन। अब तुम्हें फटाफट से मैं ये दिखा देता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखो बच्चों, इसको बड़ा ही कर लेते हैं सर। देखो यहां पे आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आया था, आ गया था। अब इसी को आगे लेके आए तो बाय जीपी ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाता है। फिर हम यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो बिजनेस को चलाने के लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जितनी भी सैलरीज, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सारे यहीं आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग इनकम्स। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो वैल्यू आएगा इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले जीपी रेशो कैसे निकला था? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकला था? खर्चे लिए थे, यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा और यहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे, वो भी सेल के रिस्पेक्ट में निकला था। लास्ट होता है नेट प्रॉफिट रेशो, तो उसके लिए क्या करना है? इसको नीचे ले आओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसको नीचे ले आओ। फिर आप यहां पे लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं सर? जो बच गए, जो अभी तक नहीं लिखे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, सारे नॉन ऑपरेटिंग है ना। यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई टैक्स का रिफंड आ गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको हम नेट प्रॉफिट बोल देते हैं। P&L आपने क्लास 11th में ही बनाया है, तो अब क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, वो नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। तो देखो चारों की चारों रेशोज यहीं से आ रही हैं। ऑपरेटिंग रेशो में सिर्फ खर्चे लिए, बाकी 3 प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी ऐसे निकलती चली जाएंगी। ठीक हो गया सर? चलो अब चलते हैं हम लोग भैया वापस से रिवीजन पे। नेट प्रॉफिट रेशो मैंने आपको बता दिया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों ध्यान रखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, इस पे क्वेश्चन मैंने अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं वो वीडियो आपको देखनी है, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और कल सुबह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो ये थे बच्चों हमारे पास कंप्लीट रेशोज का क्विक रिवीजन। मैंने क्विकली आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया, सारे के सारे रेशोज रिवाइज करा दिए। अब हम चलते हैं कैश फ्लो के क्विक रिवीजन की तरफ, वो भी तुम लोग जल्दी से कर लो कैश फ्लो का क्विक रिवीजन। देन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज वो वीडियोस रात तक अच्छे से सॉल्व करके पेन चला के कवर करके सोनी है। कल सुबह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा उसे करके मजा आ जाएगा। चलो अब जल्दी से चलते हैं कैश फ्लो के रिवीजन की तरफ। अब शुरू करते हैं बेटा कैश फ्लो का रिवीजन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है भैया, देखो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान चैप्टर। बच्चों को इसका खौफ होता है कि पता नहीं क्या चैप्टर है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है यार। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कैश का हिसाब रख रहे हो आप कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सपोज साल की शुरू में मेरे पॉकेट में 1000 रुपए हैं, अभी तो एक भी रुपया नहीं है, लेकिन सपोज 1000 रुपए हैं और साल के एंड में हो गए 1400 रुपए, ठीक है। तो कितने आए भाई साल के बीच में मेरे पास, शुरू में 1000 यानी 1000, लास्ट तक 1400 यानी 1400, तो कितने एक्स्ट्रा आए सर? 400 कहीं ना कहीं से तो आए। अब वो 400 कहां से आ सकते हैं? 400 आने के बहुत सारे तरीके हैं। आ जाओ फटाफट से, तुम्हें एक बार याद दिला दूं, 400 आने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरे पास जो कैश का फ्लो हुआ भाई, 1400 लास्ट में थे, 1000 शुरू में थे, तो 400 का फ्लो हुआ ना। अब ये 400 का फ्लो कहां से हुआ, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर ये जो फ्लो है ये शेयर्स इशू करके हो सकता है, शेयर कैपिटल से आ सकते हैं, या फिर कोई लोन वोन आप ले सकते हो उससे भी आ सकते हैं। बात तो सही है। तो पहला वाला हम ये मान लेते हैं कि या तो ये पैसा शेयर कैपिटल से आया या लोन से आया, या फिर हम लोग बोलते हैं कि सर या तो ये कोई नॉन करंट एसेट को सेल करके आ सकता है, कोई एसेट वैसेट बेच दिया पैसा आ गया होगा, या फिर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने बेची होगी वहां से आ सकता है। तो दूसरा हमने ये बोल दिया कि भैया या तो वो एसेट से रिलेटेड होगा या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। तीसरा मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से भी तो हो सकता है, क्या पता मैंने माल बेचाओ, सेल कराओ, क्या पता मेरे जितने भी ऑपरेशंस हैं, मेरे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट आ गया हो, कोई इस चीज का पैसा आ गया हो, मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड भी तो हो सकता है। तो वो बच्चों हमारे पास एक हेड में डाल दिया हमने। तो ये पहले वाले हेड को क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस हैं। दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर हम एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तीसरे वाले को क्या बोल दिया हमने? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंसिंग में याद करो फाइनेंस की बात करते हैं। और सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे पास कितने होते हैं? या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड्स। तो ओनर्स फंड्स ये रहे शेयर कैपिटल, बोरोड फंड ये रहे लोन्स। तो हम लोग बेसिकली इस पैसे को 3 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 हेड्स कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पैसा आ भी सकता है इनमें से, पैसा जा भी सकता है इनमें से। बस इसमें लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया भैया। बहुत ही सिंपल, साधारण, सरल सा चैप्टर है बच्चों, डरने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस करोगे बढ़िया बन जाएगा। आओ देखो सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इनफ्लो ऑफ कैश हो सकता है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो सकता है। अब सिर्फ कैश नहीं लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेने हैं। आ जाओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिर्फ हमें कैश नहीं लेना, हमें क्या लेना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा क्या क्या? कैश आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, चेक्स आ जाएंगे, चेक्स, ड्राफ्ट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी। याद रखना है बच्चों, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। तो ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट्स यहां आता है। 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। ओके, बेनिफिट्स क्या होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के? आपको पता चलेगा लिक्विडिटी कितनी है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना है, कैश मैनेजमेंट कर सकते हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले सकते हो, यानी कि कितना इन्वेस्ट करना है। भाई पैसा जितना होगा वहीं से तो पता लगाओगे, है ना। प्लानिंग कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, मूवमेंट ऑफ कैश पता लगा सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। सर कैश फ्लो बनाया क्यों जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी तो बढ़ के आए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोर्स और यूज पता करना। सोर्स का मतलब पैसा कहाँ से आया है,
यूज का मतलब पैसा कहाँ गया है, उसके बाद नेट चेंज पता करना कि नेट वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोर्स पता करना, यूज पता करना। एक नंबर में सोर्स और यूज का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सोर्स याद रखना पैसा कहां से आया, यूज याद रखना पैसा कहां पे गया, फिर नेट पता लगाना। लिमिटेशंस क्या है इसके बेटा, एक तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, यानी एक्चुअल में हो चुका है, जो हो गया है उसका हिसाब रखा जा रहा है। सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है, डेटा सेकेंडरी होता है तो कई बार गलत भी आंसर आ जाता है। कोई अकाउंटिंग, देखो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं और ये कैश बेसिस पे बनता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। P&L और बैलेंस शीट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये बस अलग से दिया गया है। इट इग्नोर्स ऑल द नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, ये सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को इग्नोर कर देता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बनाने के बेटा 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, लेकिन हमें एक ही मेथड करना है जो हमारे सिलेबस में है। कमेंट्स में बताओ जरा हमारे सिलेबस में कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, जल्दी से मुझे बताओ। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बच्चों 3 हेड्स में हमने डिवीजन कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। देन हमारे पास कैश फ्लो का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मेट मैं तुम्हें खुद ही पढ़ा दूंगा भाई, हमें नहीं पढ़ना यहाँ से सर, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें फॉर्मेट अपने हिसाब से। देखो कैश फ्लो के फॉर्मेट में क्या होता है बच्चों, तुम्हें पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूं मैं, ये फॉर्मेट समझ के तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तुम्हें ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना आना चाहिए। दूसरा कौन सा होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना आना चाहिए। तीसरा कौन सा होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो बच्चों सर क्या होता था हमारे पास फाइनेंसिंग में, तो फटाफट से क्विकली याद करो। फाइनेंसिंग में बच्चों शेयर कैपिटल और लोन्स की बात करनी है। लोन्स में बच्चों ध्यान रखना डिबेंचर तो है ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इसको भी यहीं पे कंसिडर करके चलना है, भूलना नहीं है। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे रिवीजन में याद दिलाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आएगा तो वो इसी में आएगा, वो होता करंट लायबिलिटी में है लेकिन लिखना यही है उसको, ठीक है। अब देखो फाइनेंसिंग में सर क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आता है, देखो 2 चीजें मैंने बताई, शेयर कैपिटल और लोन। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आप इशू ऑफ शेयर करोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या फिर आप इनका रिडेम्पशन करोगे। तो हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देखेंगे बढ़ा है या कम हुआ है, बढ़ गया तो इशू ऑफ शेयर, कम हो गया तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स प्लस में लिखा जाता है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स माइनस में लिखा जाता है। अब शेयर पे सर डिविडेंड भी तो देना पड़ता है, अगर हमने शेयर इशू करे हैं तो डिविडेंड भी तो देना है, बिल्कुल, तो डिविडेंड पेड भी यहीं पे आ जाता है, डिविडेंड पेड भी यहीं पे आ जाता है। सर डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं बेटा, 2 तरीके के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी, प्रपोज डिविडेंड भी, दोनों ही हमें यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड दोनों यहीं पे लिखने हैं, ओके। पैसा जाएगा तो माइनस में लिख देना है। सर लोन के बारे में बता दो, लोन में बच्चों देखो फटाफट से, इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस में आ जाएगा, पैसा आया होगा डिबेंचर इशू करे, सही है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है पेमेंट करा, आप चेक करोगे नॉन करंट लायबिलिटी में अगर डिबेंचर कम हो गए तो पेमेंट हो गया। अब सर लोन है तो उस पर ब्याज भी देना होगा, यस, इंटरेस्ट पेड माइनस में चला जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पे करा है। तो 6 चीजें हैं बेटा मेनली जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेंगी। अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये भी लोन ही है, मेनली फाइनेंसिंग में ये है, देखो याद रखो, आसान हो गया, बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। आओ सर अब आते हैं बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में बच्चों क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मेरे एसेट्स से रिलेटेड। अब सर इसमें क्या होगा भैया, या तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट होगा, परचेज गया तो पैसा गया माइनस में लिख देना, या फिर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट होगा, सर सेल किया तो पैसा आया प्लस में लिख देना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने कोई बिल्डिंग खरीद के रखी हुई है तो उससे, या तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट है उससे तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट आ रहा है ना, तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट से तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट आ सकता है, कोई डिविडेंड आ सकता है, तो वो हम यहाँ पे ही लिखते हैं, ओके।
तो परचेज ऑफ एसेट हो गया, सेल ऑफ एसेट हो गया, ये आपका मेनली। इसको कैलकुलेट कैसे करना है परचेज और सेल, इसके लिए बच्चों एसेट का अकाउंट बनता है। अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए कि एसेट का अकाउंट कैसे बनता है। वो नीचे लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरा रिवीजन तुम्हारा अकाउंट का हो जाएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ एसेट ले लिया, सेल ऑफ एसेट ले लिया। ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, खरीदी तो पैसा गया। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेची तो पैसा आया। अब इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इसके अंदर आता है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। सर जैसे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ जी, यहाँ पे भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुडविल। अगर तुम्हें गुडविल का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप यहीं पे लिखोगे, तो परचेज ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो परचेज ऑफ गुडविल का ध्यान रखना, यहीं पे कम हो रहा है तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ है, वो ऊपर जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। इन्वेस्टिंग भी रिवीजन हो गया, फाइनेंसिंग का भी रिवीजन हो गया। अब ऑपरेटिंग पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग में बाबू सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना आना चाहिए। सर ये NPBT कैसे निकलता है? करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। कोई भी करंट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, वो हटा देना। प्लस करना 4 चीजें, टिप। प्लस क्या करना है बच्चों? टिप। सर ये टिप क्या है? ये है बच्चों ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपने कोई पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 4 चीजें बच्चों प्लस होती हैं, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस है, जैसे लॉस बाय फायर या इस तरीके की कोई चीज, लॉस बाय थेफ्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस, तो वो भी ऐड कर देना, ठीक है। माइनस क्या होगा? माइनस होता है बच्चों रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल गया, तो इस तरीके की चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है, ये आपको हटाना है इसमें से। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला? करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लॉस है तो वो प्लस कर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गेन है तो वो लेस कर देना, रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो भी लेस कर देना। इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है NPBT। याद आ गया सारा का सारा? ये हमारे पास NPBT होता है। अब तुम्हें क्या करना होता है बच्चों? तुम्हें जाना होता है नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना है। अगर ऑपरेटिंग से नेट पे जाए तो सीधा सीधा चलता है, उल्टा चलना है तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे। आपके जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो ऐड होंगे, और लेस क्या होगा? जो भी आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे लेस हो जाएंगी। सर इसके अंदर क्या क्या आता है? बेटा गिनती की 4 से 5 चीजें दिमाग में सेट रखना। गिनती की 4 से 5 मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यहाँ पे प्लस होगा। दूसरी चीज है बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल का वैल्यू कम हुआ, वो यहाँ पे प्लस होगा। तीसरी चीज है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो यहाँ पे प्लस होगा। और चौथी चीज है हमारे पास इंटरेस्ट पेड। जो नीचे इंटरेस्ट तुमने पे करा है ना, वो इंटरेस्ट यहाँ ऊपर प्लस होगा। मेनली यही चीजें आती हैं जो ऐड होती हैं। कई बार ऐसा भी आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया तो वो भी आता है, लेकिन मेनली यही आती है। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड। 99% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही देखने को मिलेंगी, ठीक है। सर लेस क्या करना है? आ जाओ तुम्हें लेस भी दिखाता हूं। थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नीचे कर दे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया, जगह बना दो थोड़ी सी हमारे बच्चों के लिए। आओ सर। सर लेस क्या क्या करना है? देखो लेस करने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट
रिसीव्ड, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है डिबेंचर वगैरह पे, और उसके साथ साथ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। मेनली आपके पास यही यहाँ पे लेस करने को मिलती हैं, मेन ये आइटम्स ही होती हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट से तुम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए। फिर तुम्हें कहाँ जाना है, फिर तुम्हें जाना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, येलो से मार्क कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट तुम्हें निकालना आना चाहिए, उसके लिए मैंने इधर दिखाई सारी चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए। सर कौन सी? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम्हें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए एक्सपेंसेस लॉसेस जोड़ने हैं, नॉन कैश वाले, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, और नॉन ऑपरेटिंग वाले, ये देखो ये सारी चीजें नॉन ऑपरेटिंग है, रोज रोज नहीं होती, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग है, सही है। ये चीजें हैं, 6 चीजें दिमाग में सेट रख लेना। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां जाना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। इसके बीच में हमें क्या एडजस्ट करना है? इसके बीच में बच्चों हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है, बस ये ध्यान रखना। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी तो आप भी बढ़ा दो, घटी तो आप भी घटा दो, सीधा सीधा हिसाब किताब है लायबिलिटी के साथ, करंट लायबिलिटी के साथ। एसेट्स के साथ उल्टा, बढ़ा तो आप घटा दो, कम हुआ तो आप बढ़ा दो, ये ध्यान रखना, ये याद रखना बच्चों अपने पास, भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स इस तरीके से आपको शो करने हैं। ओके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, बस लास्ट में आपको यहां से क्या माइनस करना है? यहां से लेस करना है इनकम टैक्स। यहां पे आपको इनकम टैक्स माइनस करना है और आपका वैल्यू आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलती है? सबसे पहले सर एनपीबीटी निकालूंगा, ये आ गया। फिर मैं इसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस एडजस्ट करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गया। फिर मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करूंगा, स्टेप्स को याद रखना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। मैं इसमें से माइनस करूंगा इनकम टैक्स, मैं पहुंच जाऊंगा अपने फाइनल आंसर पे जो मुझे चाहिए। हो गया सर काम, यही है कैश फ्लो में। स्टेप्स हैं बच्चों, स्टेप्स तुमने फॉलो करे ना, तुम्हारे से गलती हो ही नहीं सकती, गलत हो ही नहीं सकता। बहुत ही एक तरीके का स्टेप फॉलो करने वाला चैप्टर है, तुम्हारे दिमाग में स्टेप्स बैठ गए तो तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो मैं कुछ छूटा तो नहीं, लास्ट का तुम्हें बता दूं एक बार। लास्ट में तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया, तुम्हारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया, तुम्हारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। इन तीनों को जोड़ के बाहर ले आओ, यहां नीचे लिख देना a प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारे पास एक वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी वैल्यू आ गई बच्चों। अब ये क्या आया? बेसिकली ये वही 4000 रुपए आए जो तुमने शुरू से लेके लास्ट तक साल में रिसीव करें या पे करें, नेट वैल्यू 4000 आ गई। इसमें क्या जोड़ देना? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग वाले कितने थे? 10,000 थे, इसमें ये जोड़ना, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्लोजिंग के बराबर आ जाएगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो 4 + 10 कितनी वैल्यू आई है? 14,000 तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? तीनों निकालने के बाद इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दो तो आप क्लोजिंग पे पहुंच जाते हो। क्लियर है बच्चों? डन सर, समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा कैश फ्लो का रिवीजन, पूरा का पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट मैंने आपको दोबारा बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बहुत शानदार तरीके से तुम्हें रिवाइज हो गया होगा। सही है, इसके अंदर मेनली फॉर्मेट ही था हमारे पास, हाँ वही है फॉर्मेट, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का एक बार रेशो, एक बार कैश फ्लो क्विक रिवीजन हो गया है। कुछ अच्छी एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चों इसके अंदर। सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारे पास कैश फ्लो में आने के चांसेस हैं? तो एडजस्टमेंट्स भी मैं तुम्हें एक बार सारी बता देता हूँ। सबसे पहला बच्चों एसेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है। एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट में तुम्हें 4 चीज़ें मेनली निकालनी होती हैं। सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन कितना लगा है, और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है सेल पे, प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है सेल पे। तो सेल और परचेज
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहली एडजस्टमेंट एसेट पे होती है। दूसरी एडजस्टमेंट होती है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में बेटा दो चीजें आपको निकालनी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है और टैक्स पेड कितना है। ठीक है, तो इसके अंदर या तो अकाउंट बनता है या फिर हम लोग बस प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड मान लेते हैं, प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड मान लेते हैं और करंट ईयर वाले को प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बनता है, वो भी मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। क्या करना है सर, टैक्स पेड को बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में प्लस होता है। ये भी हो गया पूरा रिवीजन। उसके बाद सर तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी आती है, तीसरी एडजस्टमेंट आती है बच्चों प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर वाला इग्नोर करोगे, प्रीवियस ईयर वाला जो है वो ही डिविडेंड पेड है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना, वो ही डिविडेंड प्रपोज्ड है, एनपीबीटी में प्लस कर देना। तीसरी एडजस्टमेंट बच्चों प्रपोज डिविडेंड पे आती है आपको मेनली। चौथी, फोर्थ और लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है अगर आपने पे किया है। तो मेनली जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों वो यही हैं। एसेट से रिलेटेड हो गई, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, मेनली यही होती है। उसके अलावा छोटा पुटर एक दो और हो सकती हैं, बट ज्यादातर जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स होंगी वो यही आपको देखने को मिलेंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये पता होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये क्विक रिवीजन काफी हेल्प करेगा। इसने एक बार आपके दिमाग में वापस से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए होंगे, याद दिला दिए होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जितनी तुम्हें वीडियोस मिलेंगी वो सारी की सारी वीडियोस आज रात तक देखनी है। जितने मैंने उसमें क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे अपने हाथों से करके देखने हैं और अपनी किताब खोल के रैंडम कुछ 2-4 सवाल अगर करना चाहते हो तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारे एग्जाम के लिए इनफ रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं कल सुबह 10 बजे कराऊंगा इस चैप्टर के, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यार आज इतना ही करना है। खूब मेहनत लगेगी, अभी रात तक बैठना, अच्छे से तैयारी करना और करके ही सोना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye.